बूढ़े आदमी ने उत्सुकता से अपनी कार की डिक्की खोली और उस हरे बैग को खोला। उसे जो चीज ले जानी थी वो दरअसल कई किलो माल था। लेकिन तभी एक पुलिस अधिकारी को लगा कि शायद बूढ़ा आदमी किसी मुसीबत में है। बूढ़ा आदमी समझाते हुए उस हरे बैग को अखरोट से दबाने लगा, जिससे पुलिस वाले को शक नहीं हुआ। लेकिन पुलिस का कुत्ता लगातार भौंक रहा था। पुलिस वाले को लगा कि उसे टॉयलेट जाना है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बूढ़ा आदमी जल्दी से अपनी गाड़ी में वापस आ गया और वहां से निकलना चाहता था। लेकिन तभी उसकी नजर डैशबोर्ड पर रखी हैंड क्रीम पर पड़ी। उसे एक आइडिया आया और उसने जल्दी से उसे अपने हाथों पर रगड़ लिया और फिर आराम से गाड़ी से नीचे उतरा। हे डॉगी, हे डॉगी, हे आ जाओ अच्छे लड़के। दरअसल हैंड क्रीम की महक ने सारी गंध छुपा ली थी। पुलिस वाला बार बार माफी मांगने लगा। बूढ़े ने हंसते हुए कहा कोई बात नहीं और बताने लगा कि उसके पास भी पहले एक लैब्राडोर था। थोड़ी बातचीत के बाद पुलिस वाला अपने कुत्ते को लेकर चला गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डेविड है। आज मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ वो मेरे चैनल का पहला वीडियो था। उस समय मुझे ज्यादा व्यूज नहीं मिले थे, लेकिन किसी ने भी बुरा कमेंट नहीं किया था। आज हमारे लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, इसलिए मैंने इसे दोबारा बनाने का फैसला किया, क्योंकि ये फिल्म वाकई बहुत ही शानदार और कमाल की है। ये न सिर्फ एक सच्ची घटना पर आधारित है, बल्कि इस फिल्म का असली किरदार काफी उम्रदराज था और हमारे लीड एक्टर ने अपनी बढ़ती उम्र में इस फिल्म को खुद डायरेक्ट किया और इसमें एक्टिंग भी की। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं फिल्म द म्यूल। कहानी की शुरुआत में एक रिटायर्ड फौजी अर्ल अपने बुढ़ापे में फूल उगाने का काम करता है। कभी कभी वो फ्लावर शो में जाता है और महिलाओं से बातें करता है। ये चीज उसकी आदत में शुमार हो चुकी है। देवियो, आप गलत फ्लोर पर आ गई है। तीसरा फ्लोर ब्यूटी एक्सपो का है। इस साल भी फ्लावर शो का गोल्ड मेडल अर्ल नहीं जीता। जब वो इस शो का सबसे बड़ा स्टार बना हुआ था, तब वो भूल गया कि आज उसकी बेटी की शादी का शुभ दिन है। भले ही ये उसकी दूसरी शादी थी, लेकिन इतने जरूरी दिन को भूलना ठीक नहीं है। दरअसल अर्ल ने हमेशा अपने काम को सबसे ऊपर रखा है और वो सालों से अकेला ही रह रहा है। बेटी अपनी शादी में बहुत उदास थी और उधर अर्ल एक बार में मजे कर रहा था। उसने बार में मौजूद सभी लोगों को एक एक ड्रिंक पिलाई। शादी का जश्न मनाने वालों को भी ड्रिंक दी। तभी उसे अचानक अपनी बेटी की शादी याद आई। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए और इंटरनेट के आने से अर्ल कंगाल हो गया। उसके फार्म को बैंक ने जब्त कर लिया और उसके पास सिर्फ एक पुरानी गाड़ी बची और डिक्की में कुछ बेकार का सामान बचा था। इस बुरे वक्त में उसे आखिरकार अपने परिवार की याद आई। आज उसकी नातिन की शादी की पार्टी थी। अपने नाना को वहां देखकर नातिन बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी बेटी का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसकी पूर्व पत्नी सब कुछ समझ गई। वो जानती थी कि अर्ल शादी के लिए नहीं आया है, बल्कि उसके पास जाने को कोई जगह नहीं है। कभी नातिन की शादी का खर्च उठाने का दावा करने वाला अर्ल आज बिल्कुल कंगाल था। बेटी उससे मिलना नहीं चाहती थी। पत्नी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। सबके सामने बेइज्जत होकर अर्ल को चुपचाप वहां से जाना पड़ा। ब्राइड्समेड के एक दोस्त ने इस उदास बूढ़े आदमी को देखा और उसके पीछे बाहर आ गया। अर्ल की गाड़ी पर लगे स्टिकर को देखकर उस लड़के ने बात शुरू की तो अर्ल गर्व से बताने लगा कि उसने कई राज्यों में गाड़ी चलाई है और आज तक उसका एक भी चालान नहीं कटा है। ऐसे पुराने और बेहतरीन ड्राइवर मिलना मुश्किल है, इसलिए उस लड़के ने उसे एक काम के बारे में बताया, जिसमें बस कुछ सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना था और इसके बदले में उसे बहुत अच्छे पैसे मिल सकते थे। इस तरह अपनी नातिन को फिर से निराश न करने के लिए अर्ल गाड़ी चलाकर एल पासो पहुंचा और फोन पर बताई गई टायर की दुकान पर गया। वहां उसने अपना पहला काम लिया। दुकान में सभी लोगों के पास हथियार थे। वे अर्ल की गाड़ी को काटकर सामान छिपाने की सही जगह बनाना चाहते थे। अपनी प्यारी गाड़ी को काटे जाने की बात सुनकर ये फौजी बूढ़ा आदमी तुरंत भड़क गया। कोई भी इस गाड़ी को नहीं काटेगा। ये सुनकर आगे के सफर की जिम्मेदारी अर्ल ने खुद ली। उसका आत्मविश्वास देखकर उन्होंने उस पर एक बार भरोसा करने का फैसला किया। उन्होंने अर्ल को एक फोन दिया, जिससे वो किसी को कॉल नहीं कर सकता था, लेकिन उसे हर समय फोन उठाना था। और सबसे जरूरी नियम यह था कि जो सामान ले जाया जा रहा है उसे बिल्कुल नहीं देखना है। बूढ़ा आदमी सफर पर निकल पड़ा। उसने दूसरे स्मगलरों की तरह सावधानी नहीं बरती, बल्कि म्यूजिक की आवाज तेज कर ली। जैज म्यूजिक सुनते हुए और ढलते सूरज को देखते हुए वो एक आजाद मुसाफिर की तरह सफर कर रहा था। सामान को सुरक्षित सही जगह पर पहुंचाने के बाद उसने मैसेज के मुताबिक गाड़ी की चाबी अंदर ही छोड़ दी। वो गाड़ी से उतरा और थोड़ी देर टहलकर वापस आया। फिर उसने उत्साह और उत्सुकता के साथ ग्लव बॉक्स खोला। वहाँ एक पीले लिफाफे में ढेर सारा कैश भरा हुआ था। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जब भी काम की जरूरत हो तुम्हें इस नंबर पर कॉल करना चाहिए। नहीं, ये सिर्फ एक बार के लिए था। मैंने तुम्हें बताया था ना भाई, तुम हमें कॉल क्यों नहीं करते? मुझे पता है तुम अपना मन बदलोगे। तुम जाओ और ये नंबर रख लो। इतनी बड़ी रकम मिलने से अर्ल की खोई हुई शान वापस आ गई। उसने अपनी नातिन की शादी में ड्रिंक्स और फूलों का सारा खर्च उठाया। पार्टी में सब उसके साथ डांस करना चाहते थे, जिससे उसकी बेटी और पत्नी को बहुत अजीब लगा। जब पार्टी खत्म हुई, अर्ल अपनी पत्नी एनी के पास जाकर बैठा। तुम आज रात बहुत सुंदर लग रही हो। काफी मजेदार बात है, मेरी बेटी की शादी हो रही है। अर्ल अभी भी अपनी पत्नी को पहले प्यार की तरह देख रहा था, लेकिन एनी अब तंग आ चुकी थी। इस उम्र में वो कुछ और नहीं कहना चाहती थी। जिस गैर जिम्मेदार आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी फूल उगाने और पैसे कमाने में बर्बाद कर दी हो, उससे उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। बैंक द्वारा जब्त किए गए अपने फार्म को देखकर अर्ल को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो उसे वापस नहीं ले सकता था। उसने अपने उस पुराने ट्रक को देखा और फिर जाकर अपने लिए एक बिल्कुल नई कार खरीद ली। वो अपने पुराने दिन वापस लाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे काफी नहीं थे। इसलिए अर्ल फिर से उस टायर की दुकान पर गया। नई कार की बधाई लेने के बाद उसने सामान लिया और पुराने नियम के मुताबिक काम शुरू किया। उसे एक नया फोन मिला और उसने पुराना फोन तोड़कर फेंक दिया। इस बार उन लोगों की आंखों में उसके लिए थोड़ा भरोसा आ गया था। अर्ल फिर से सड़क पर निकल पड़ा, हमेशा की तरह शांत और बिंदास। नई कार का म्यूजिक सिस्टम कमाल का था और कार भी काफी पावरफुल थी। वो सीधा अपनी मंजिल की ओर नहीं गया, बल्कि बीच में रास्ते में विटामिन के लिए फल खरीदे और कभी कभी लोगों से बातचीत भी की। सामान सुरक्षित पहुंचाने के बाद वो सीधा बैंक गया और आखिरकार अपनी सालों की मेहनत से बनाए गए फार्म को वापस ले लिया। इसके बाद अर्ल वेटरन्स क्लब गया। ये उसके और उसके पुराने फौजी दोस्तों के मिलने की जगह थी, लेकिन बदकिस्मती से एक भयानक आग के कारण ये जगह बर्बाद हो गई थी। इंश्योरेंस कंपनी अभी भी
बहाने बना रही थी और पता नहीं क्लेम का पैसा कब मिलेगा। उसके पुराने दोस्त ने उसकी नई कार देखी। अर्ल तीसरी बार टायर की दुकान पर गया और इसी सफर से वापस आते समय वो घटना हुई जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था। उसे पता चल गया कि वो क्या ले जा रहा था और साथ ही उसका सामना पुलिस से भी हुआ। इस काम को पूरा करने के बाद वेटरन्स क्लब का फिर से रिनोवेशन हो पाया और वो खुल गया। हालांकि इंश्योरेंस क्लेम का पैसा धीरे मिल रहा था, लेकिन इन बूढ़े फौजियों को अपने जीवन के हर दिन का जश्न मनाना था। पैसे खर्च करने वाला अर्ल फिर से पार्टी की शान बन गया। अब क्या करें? दूसरा बॉक्स बेच दो, फ्रिज ठीक करवा लो और पुराने बत्तख को अंदर रख दो। अपने 5वें काम तक उसे इन चीजों की आदत हो गई थी। उसे पैसे मिलने की खुशी की आदत हो गई थी और हर बार पुराना फोन फेंकने की भी। अर्ल अब मेक्सिको के गैंग का मुख्य सप्लायर बन चुका था। एक ऐसा काम था जिसमें पूरी दूरी तय करनी थी, एक बहुत बड़ा काम। बॉस ने ये काम अर्ल को सौंपने का सोचा, लेकिन कोई गलती न हो इसके लिए उसने अपने खास आदमी जूलियो को साथ भेजा। जूलियो ने अर्ल को सारी बात बताई कि इस बार का सामान बहुत भारी है। सुरक्षा के लिए उन्हें सख्ती से बताए गए रास्ते पर ही चलना होगा। वे बिना वजह गाड़ी नहीं रोक सकते और रास्ता भी नहीं बदल सकते। वो पूरे रास्ते उनके पीछे पीछे रहेगा। जूलियो की इन सख्त बातों से अर्ल को गुस्सा आ गया। जूलियो ने बंदूक निकालकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो बूढ़ा नहीं डरा। अर्ल ने टायर की दुकान के मजदूरों के साथ गपशप शुरू कर दी और ये भी सीखने लगा कि टेक्स्ट मैसेज कैसे करते हैं। उसका रिलैक्स अंदाज देखकर बाकी लोग भी उसके दीवाने हो गए थे। तभी अचानक बॉस का एक आदमी वहां आ गया और उसने काम की धीमी रफ्तार के लिए वहां मौजूद लोगों को फटकार लगाई। उसने ये भी कहा कि वे गैंग के खास आदमी की इज्जत नहीं कर रहे। इस बार कुल 4 बैग थे। जूलियो की सख्त निगरानी में वे सफर पर निकल पड़े। ये एक बेहद टेंशन वाला सफर होना चाहिए था, लेकिन बूढ़ा पूरे रास्ते गुनगुनाता रहा और जिसने अभी अभी सुनने वाला डिवाइस लगाया था वो जूलियो पीछे पीछे गाड़ी चलाते हुए ये सब सुनकर हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि गैंग का सबसे खास सप्लायर इतना रिलैक्स हो सकता है, लेकिन खुशी तो फैलती ही है। ये अर्ल का 8वां काम था। रास्ते में उसे एक परिवार मिला जिनकी गाड़ी का टायर फट गया था। बूढ़े आदमी ने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और उनकी मदद करने लगा। बूढ़ा आदमी एक तरफ उस नौजवान को डांट रहा था और दूसरी तरफ उसे बड़ी आसानी से स्पेयर टायर बदलना सिखा रहा था। उसकी इस हरकत से पीछे नजर रख रहा जूलियो बहुत परेशान हो गया। रास्ते में एक मोटल पर जूलियो गुस्से से पागल हो रहा था। उसने देखा कि अर्ल एक अनजान औरत के साथ अपने कमरे में डांस कर रहा है, जबकि बाहर गाड़ी में लाखों का सामान रखा था। उस रात अर्ल बड़े आराम से सोया, लेकिन जूलियो पूरी रात अपनी आंखें फाड़कर गाड़ी की रखवाली करता रहा। अगले दिन जब सफर फिर शुरू हुआ तो अर्ल ने नियम तोड़ते हुए रास्ता बदल लिया, लेकिन आखिरकार बिना किसी परेशानी के काम पूरा हो गया। जूलियो बहुत गुस्से में था। उसने रास्ते की सारी बातें बॉस को सच सच बता दी। बॉस ने थोड़ा सोचा और कहा कि अर्ल का अपना एक अलग तरीका है। जब तक सामान सही सलामत पहुंच रहा है उसे जो करना है करने दो। शायद यही बात उसे दूसरे सप्लायर से अलग बनाती है। दूसरी तरफ पुलिस को स्मगलर्स की सप्लाई लिस्ट मिल गई थी। लिस्ट में एक नए सप्लायर का नाम था जिसे सब पापा के नाम से बुलाते थे। उसने अप्रैल में कई किलो सामान पहुंचाया था, फिर अगले महीने भी बहुत सारा माल, और उसके बाद उसने हैरान कर देने वाली मात्रा में सामान डिलीवर किया। चूंकि बॉस ने अर्ल को अपनी मर्जी से काम करने की छूट दे दी थी, इसलिए जूलियो को भी उसकी बात माननी पड़ी। उन्होंने साथ मिलकर पूरे अमेरिका का सबसे स्वादिष्ट सैंडविच खाया। बिल अर्ल ने दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो काम कर रहा है, बल्कि वो तो रास्ते भर जिंदगी के मजे ले रहा था। लेकिन रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही एक मुसीबत आ गई। पुलिस ने जूलियो को रोक लिया और पूछताछ करने लगी कि 2 मैक्सिकन उनके छोटे से शहर में क्यों आए हैं। जूलियो भी कोई सीधा साधा इंसान नहीं था, वो भी गैंग का आदमी था, तो वो इतनी आसानी से कैसे हार मान लेता। जब माहौल काफी गर्म हो गया था तभी अर्ल पीछे से आराम से चलते हुए वहां आया। उसके इस तरह आने से जूलियो और उसका साथी और भी ज्यादा घबरा गए। वे हमेशा हमले के लिए तैयार थे, लेकिन जब दादाजी ने डिग्गी खोली तो उसमें से बस अभी खरीदे हुए कैरामल पॉपकॉर्न निकले। कुछ मीठी बातों के साथ उन्होंने वो पुलिस वाले को दे दिए और उसके दोनों हाथ भर गए। साफ दिख रहा था कि उसे मैक्सिकन लोग पसंद नहीं थे, लेकिन इस बूढ़े की बातों ने उसे ऐसा फंसाया कि वो उन्हें परेशान ही नहीं कर पाया। अर्ल ने इस तरह डिलीवरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस रास्ते का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। बॉस ने खुद उसे मैक्सिको बुलाया और उसके लिए एक शानदार पार्टी रखी। सब जानते थे कि अगर ये दादाजी ना होते तो बिजनेस इतना अच्छा कभी नहीं चलता। पार्टी के बीच में दादाजी जूलियो से मिले। इतने दिनों साथ रहने के बाद अब वो इस लड़के को एक अलग नजरिए से देखने लगे थे। तुमने मुझे जिंदगी दी है। हाँ बिल्कुल। साइलेंस। हाँ बिल्कुल। जूलियो को ये बात बहुत अजीब लगी। वो इस जगह को अपना घर मानता था। एक वक्त था जब वो सिर्फ एक सड़क छाप गुंडा था, लेकिन बॉस ने उसे पनाह दी और एक पहचान और रुतबा दिया। दूसरी तरफ पुलिस का ऑपरेशन कभी नहीं रुका। उन्होंने एक के बाद एक कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया, लेकिन दादाजी नाम का वो डिलीवरी वाला हमेशा उनकी पहुंच से बाहर रहा। पोती के ब्यूटी स्कूल के ग्रेजुएशन में दादाजी बहुत अच्छे से तैयार होकर पहुंचे, लेकिन बेटी उन्हें देखते ही उठकर दूर जाकर बैठ गई। दादाजी चुपचाप अपनी पुरानी दोस्त एनी के पास बैठ गए। उनके हाथ का सोने का ब्रेसलेट बहुत चमक रहा था। वो इन सालों की दूरी को मिटाना चाहते थे, इसलिए चुपके से अपनी पोती की पूरी फीस भर दी थी। ये बात पोती के अलावा किसी को नहीं पता थी। ठीक उसी वक्त बॉस के इलाके में एक खूनी खेल चल रहा था। जब वो रोज की तरह फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहा था तो उसके ही नए भरोसेमंद आदमी ने उसे धोखा दे दिया। नया बॉस बनते ही उसने सबसे पहले जूलियो को बुलाया और साफ कह दिया कि बात मानोगे तो जिंदा रहोगे। इसके बाद उसके आदमियों ने दादाजी को पकड़ा और एक सुनसान जगह ले गए। उस गंजे आदमी ने नए नियम बताए। अब से डिलीवरी सही समय पर निकलेगी और सही समय पर पहुंचेगी। बिना पूछे कहीं रुकना मना है। इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने दादाजी को सेल की लाश भी दिखाई जो पहले जूलियो के साथ काम करता था। अब से कोई उनके पीछे नहीं जाएगा, लेकिन अगर दादाजी ने नियम तोड़े तो खबरी किसी भी वक्त उनकी जान ले लेंगे। पर दादाजी को इन सबसे क्या फर्क पड़ता था। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने फिर से मुस्कुराते हुए गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। पुलिस को एक खबरी के जरिए उस डिलीवरी वाले यानी दादाजी का रास्ता पता चल गया था। हेलीकॉप्टर और पेट्रोलिंग गाड़ियां सब निकल पड़ी। कोई भी शक वाली
गाड़ी दिखने पर उसे तुरंत रोककर चेक किया जाने लगा। वहीं हमारा चैंपियन डिलीवरी वाला अपनी अगली ट्रिप पर था। रास्ता एकदम साफ था और वो बिल्कुल शांत था। पुलिस को पक्की खबर मिली थी कि दादाजी आज रात एक मोटेल में रुकेंगे, इसलिए वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। मोटेल के अंदर एक मोटा आदमी अपना फोन चलाते हुए गुस्से में आइस मशीन को पीट रहा था। इस शोर से अर्ल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस आदमी ने इस बूढ़े की कोई परवाह नहीं की। दूर से नजर रख रहे एजेंट्स ने औरतों, बच्चों और इस 90 साल के बूढ़े को लिस्ट से बाहर कर दिया और उनका पूरा ध्यान उस मोटे आदमी पर था जिसकी कमर में बंदूक थी और वो गुस्से में लग रहा था। फिर ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। क्या तुम ठीक हो? हाँ, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ किसी बड़े चेहरे वाले से उलझू नहीं। वो वहाँ अपने फोन पर बात कर रहा है। पता नहीं तुम्हारी पीढ़ी को क्या हो गया है तुम लोग। पुलिस तो उसे ही पकड़ने आई थी, लेकिन ये बूढ़ा पहले ही शिकायत करने लगा। कुछ ही सेकंड बाद एजेंट ने उस मोटे आदमी का दरवाजा खटखटाया और उसे पकड़ लिया, लेकिन पूछताछ के बाद पता चला कि वो आदमी सिर्फ एक नशेड़ी था। वो दादाजी नहीं था जिसे वो ढूंढ रहे थे। और इस सारे ड्रामे ने सबको अलर्ट कर दिया था। अर्ल ने खिड़की से बाहर देखा। उसे समझ आ गया था कि ये सब हंगामा किसके लिए था। अगली सुबह मोटेल के बाहर कॉफी शॉप में वो बूढ़ा और वो एजेंट अचानक टकरा गए। सच कहते हैं, अनुभव हमेशा काम आता है। दोनों बातें करने लगे। अर्ल ने उसे एक सलाह दी। अर्ल की आवाज में पछतावा था। उसने एजेंट को बताया कि अपनी पूरी जिंदगी में उसने ना जाने कितनी सालगिरह और खास दिन मिस कर दिए हैं। उसने उम्मीद जताई कि वो भी यही गलती ना दोहराए। इस उम्र तक आकर समझ आया कि परिवार सबसे पहले आता है, काम उसके बाद। उस बूढ़े की इन बातों ने एजेंट को सोचने पर मजबूर कर दिया और उसका मन काफी हल्का हो गया। अर्ल फिर से रास्ते पर निकल पड़ा, लेकिन तभी पोती का एक इमरजेंसी कॉल आया। उसकी पत्नी एनी की हालत बहुत खराब थी। पोती ने उससे तुरंत वापस आने की मिन्नतें की, लेकिन अर्ल अपने काम में फंसा था। ना तो वो वापस आ सकता था और ना ही कुछ समझा सकता था। उसे पत्थर दिल होकर मना करना पड़ा। जो पोती हमेशा उसका साथ देती थी, आज पहली बार वो अपने दादा से निराश थी और उसने गुस्से में फोन काट दिया। अर्ल ने एक गहरी सांस ली और अपनी जान की बाजी लगाकर गाड़ी घुमा ली। वो उस घर की तरफ चल पड़ा जहाँ जाने से वो इतने सालों से कतराता था। बेटी ने उसे नहीं रोका क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ हमेशा से इसी आदमी से प्यार करती थी। बिस्तर पर लेटी एनी बहुत कमजोर हो गई थी। हालांकि वो कुछ भी कह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी थी। अर्ल चाहे जितना भी भटका हो, एनी के दिल में उसके लिए हमेशा एक जगह रही। और उधर वो क्रिमिनल गैंग पागल हो रहा था। करोड़ों का सामान और वो दादाजी दोनों हवा में गायब हो गए थे और एजेंट के हाथ से भी उनका शिकार निकल गया था। सारे सुराग खत्म हो चुके थे। पुलिस ने गैंग के बॉस की कॉल टेप की। उन्हें भी दादाजी की कोई खबर नहीं थी। वो गुस्से में चिल्ला रहा था कि वो मिलते ही उन्हें वही खत्म कर देगा। यहाँ परिवार के साथ अर्ल बहुत प्यार से एनी की देखभाल कर रहा था, मानो उनके पुराने प्यार के दिन लौट आए हों। पत्नी ने उससे पूछ ही लिया कि एनी हंसने लगी और फिर उसने पूरी ईमानदारी से सच बताया। एनी फिर से मुस्कुराई। इतने सालों में पहली बार बेटी ने शांति से अपने पिता से बात की। अर्ल ने भी बिना झिझक अपनी गलतियां मानी। एक हफ्ते बाद एनी शांति से इस दुनिया से चली गई। उसके जीवन के सबसे प्यारे लोग उसके पास थे और सबने मिलकर इस हमेशा खुश रहने वाली महिला को विदाई दी। अंतिम संस्कार के बाद दादाजी ने अपना अधूरा काम पूरा करने का फैसला किया। बेटी ने उन्हें रोककर थैंक्सगिविंग साथ मनाने के लिए बुलाया। इस पल का उन्होंने सालों इंतजार किया था। आखिरकार उनकी बेटी ने उन्हें माफ कर दिया था। दादाजी फिर से रास्ते पर थे और गैंग ने भी उन्हें ढूंढ लिया था। एक पब्लिक टॉयलेट के बाहर दो गुंडों ने उन्हें रोक लिया और उनके गायब होने का कारण पूछा। दादाजी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो हर अंजाम के लिए तैयार थे। गंजे आदमी ने बॉस को बताया कि उनकी पत्नी गुजर गई थी और सारा सामान सुरक्षित है। ये कॉल भी पुलिस ने सुन ली। आखिरकार वो उनका बेस्ट डिलीवरी वाला था, इसलिए उसे एक मौका दिया गया। लेकिन अगर फिर कोई गलती हुई तो उसकी जान ले ली जाएगी। मगर पुलिस ने भी अपना जाल बिछा लिया था। हाईवे पर चेकिंग लगा दी गई और हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर लगा रहे थे। इस बार दादाजी कोई गाना नहीं गा रहे थे। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन वो बिल्कुल शांत थे। वो उसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे। चेकिंग पोस्ट के पास आकर उन्होंने गाड़ी धीरे कर ली और चल दिए। अपने हाथ गाड़ी पर रखो, बिल्कुल मत हिलना, मैं कह रहा हूँ अपने हाथ गाड़ी पर रखो। चुपचाप अपने हाथ दिखाओ, कोई चालाकी नहीं, हाथ गाड़ी पर रखो, हाथ गाड़ी पर ही रहने चाहिए। एजेंट ने पास जाकर देखा तो वो हैरान रह गया। जिस क्रिमिनल को वो ढूंढ रहे थे वो असल में वही था जिसने कॉफी शॉप में उसे जिंदगी का इतना बड़ा सबक दिया था। और ये जो पूरे क्रिमिनल गैंग की जान था और पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द था। ये लेजेंडरी डिलीवरी वाला असल में एक बहुत ही शांत 90 साल का बूढ़ा इंसान था। कोर्ट में उनका वकील उनकी उम्र और उनके भोलेपन का फायदा उठाए जाने की बात कहकर उन्हें बचा रहा था। वो आसानी से बच सकते थे, लेकिन अर्ल ने बड़ी शांति से वकील को रोक दिया। पूरा कोर्ट रूम हैरान रह गया। उन्होंने वकील से माफी मांगी और अपने प्यारे परिवार से माफी मांगी। उन्होंने अपनी गलती मानी। ये सजा सिर्फ तस्करी की नहीं थी, बल्कि अपने परिवार को दिए गए उस दर्द की भी थी जिसका कोई कोर्ट हिसाब नहीं कर सकता। आज कानून की सजा के जरिए उन्होंने अपनी आत्मा को वो सजा दी जिसका फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दादाजी जेल जाने के बाद भी वैसे ही बिंदास रहे। उन्होंने जेल की खाली जगह में ढेर सारे फूल लगा दिए ताकि सलाखों के पीछे भी एक सुंदर सी दुनिया बस सके। ये फिल्म द म्यूल एक सच्ची कहानी पर आधारित है। असल जिंदगी में लियो अर्ल शार्प ने दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था, लेकिन बुढ़ापे में वो मैक्सिकन कार्टेल के सबसे बड़े स्मगलर बन गए। उन्हें 87 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था। तब उनकी गाड़ी में 100 किलो से ज्यादा सामान था। वो अमेरिकी इतिहास के सबसे उम्रदराज गिरफ्तार किए गए तस्कर बने। फिल्म की तरह ही असली शार्प भी एक बेहतरीन माली थे जो फूल उगाने में माहिर थे, लेकिन इंटरनेट के आने से उनका बिजनेस ठप हो गया और मजबूरी में उन्हें ये गलत रास्ता चुनना पड़ा। असल जिंदगी में उनके वकील ने उनकी दिमागी बीमारी का हवाला देकर बचाव किया था। शार्प को 3 साल की सजा मिली थी, लेकिन खराब सेहत की वजह से वो एक ही साल जेल में रहे। 2016 में 90 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सबसे खास बात यह है कि अर्ल का रोल निभाने वाले क्लिंट ईस्टवुड ने 88 साल की उम्र में इस फिल्म को डायरेक्ट किया और खुद इसमें एक्टिंग की। उन्होंने अपने आखिरी सालों में जीवन, परिवार और काम को लेकर अपनी भावनाओं को इस फिल्म में दिखाया है। फिल्म का वो सबसे बेहतरीन डायलॉग, मैं पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ लेकिन वक्त नहीं, ये दरअसल ईस्टवुड ने अर्ल के जरिए अपनी ही जिंदगी का सबसे बड़ा सच बोला था। इस फिल्म की असली कहानी पछतावे के बारे में है। अर्ल के पास पैसा था, नाम था, लेकिन
उसने अपना परिवार खो दिया था। 90 साल की उम्र में उसने पैसों से वो बीता हुआ वक्त खरीदना चाहा, लेकिन वक्त ही एक ऐसी चीज है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। अंत में उसने जो अपना जुर्म कबूला वो सिर्फ उस स्मगलिंग के लिए नहीं था, बल्कि उसने हिम्मत करके ये माना कि वो एक पति और पिता के रूप में पूरी तरह फेल हो गया था। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये हमें दिखाती है कि कैसे जिंदगी भर गलत रास्ते पर चलने वाला एक बूढ़ा इंसान अपने आखिरी वक्त में सही रास्ते पर आने की कोशिश करता है। ये हम सब के लिए एक सबक है कि कभी भी देर होने से पहले अपनों के पास लौट आना चाहिए।